everyone, this is CSCS Tejal Katarian with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग बात करेंगे आरटीपी पे जो सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरटीपी में से एक आध दूसरा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब दूसरी बात, इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन का आंसर ये है ऐसा सिर्फ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि कौन सा पार्ट आपने प्रोविजन में लिखना चाहिए, कौन सा फैक्ट्स में, कौन सा एक्सप्लेनेशन में और कौन सा कंक्लूजन में। तो पूरे सिलेबस या पूरे जो भी आप लोगों का मतलब क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस जो आप लोगों को पूरे सिलेबस पे जो आप बोल रहे थे कि हमेशा हमको करना था, तो वो भी एक पार्ट कहीं ना कहीं मैं इसमें इंक्लूड करूंगी कि सोचना कैसे होता है जब भी आप लोगों ने कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तब। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन पे और बच्चा लिख के आता है एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बेसिस पे। तो ये कुछ कुछ प्रोविजन जो होती है वो थोड़ा सा ट्रिकी होती है, तो उसमें ऐसी दिक्कतें हो सकती है। बट अगेन वही मेरा पूरा इस पूरे वीडियो का मतलब पर्पस होने वाला है कि एक तो आपको ये समझाना कि क्या चीजें कहाँ पे लिखनी, बिकॉज मैंने देखा स्टूडेंट पहले कंक्लूजन लिख देते हैं। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते हैं। कई बार सिर्फ प्रोविजन कंक्लूजन लिख देते हैं, कंक्लूजन में एक्सप्लेनेशन का पार्ट लिख देते हैं, तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ये मैंने देखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे जो भी आप लोगों ने सर्कमस्टेंसेस या जो भी आप लोगों ने फेस करे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को राइटिंग में होती है, उन सारी चीजों को मैंने इस लेक्चर के थ्रू ट्राई किया है कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का थोड़ा सा एलैबोरेटिव वे में पहले से ही लिख के भी रखा है, सो दैट इट विल गेट इजियर फॉर ऑल ऑफ अस कि वर्ड टू वर्ड ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन भी, एंड वी कैन जस्ट फोकस इमीडिएटली ऑन द टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक होगा कि लिखना कैसे होता है, जो कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है अगर आपको पास होना है इन लॉ पेपर। तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल होने वाले हो, ये कंफर्म है। देखो सीधी सी बात है, मतलब सिर्फ हवे में आप लोग बाकी सारी चीजें हवे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिक्स के, लेकिन लॉ इज समथिंग कि जिसमें आप जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना आप आगे जाने वाले हो। तो हम लोग इसी को फोकस करते हुए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी चैप्टर्स है मतलब आपके जितने भी एक्ट्स है, वो सारे एक्ट्स को उन्होंने डिवाइड किया है 23 क्वेश्चंस में। 23 में से एक हाथ तो आने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज मतलब वो आपको डिफरेंस क्रिएट करके दे सकता है बिटवीन 199 एंड 201 का, तो प्लीज आप लोग स्किप मत करना कुछ भी। और इसके बाद में और एक वीडियो डालूंगी दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर सीए फाउंडेशन दिस अटेम्प्ट एग्जामिनेशंस। कई बार मतलब कई टाइम से स्टूडेंट को वेट था इस वीडियो का, बट यस आरटीपी के बाद वो आ जाएगा, तो आप लोग उससे भी मतलब वो तो जरूर मतलब फॉर श्योर वो तो देखना ही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे। तो सबसे पहला इस वाले चैप्टर से सिर्फ दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक तो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो जो वेरियस फंक्शंस है या जो कोर्ट वाला जो है क्वेश्चन वो, और दूसरा होता है व्हाट काइंड ऑफ लॉ मतलब कॉमन लॉ, सिविल लॉ, वो वाला जो लॉ का है। ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर उन्होंने बात करी है। वेरी सिंपल, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का इंडिया में सिस्टम कैसा है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या वैसे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन सेम ही होते हैं। सो वैसे इंडियन जुडिशियल सिस्टम होता किस लिए है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ ब्रांच थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ रिजॉल्व द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किसके बीच का, सिटीजन के बीच का एंड गवर्नमेंट के बीच का, मतलब बिटवीन सिटीजन्स, लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, एंड लोग एंड गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उनको सॉल्व करने के लिए। सिटीजन्स हियर इंक्लूड इंडिविजुअल दैट इज नेचुरल पर्सन ऑल्सो एंड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑल्सो, तो वो सारे लोग इंक्लूड हो गए। अब ये जो फंक्शन है इसमें तीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंटरप्रिट करना, ये तो हम सब जानते हैं, कोर्ट का काम ही इंटरप्रिट करना। दूसरा डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, एंड तीसरा फेयरनेस लेकर आना अमंग द सिटीजन ऑफ द लैंड, लोगों के बीच में फेयर ट्रीटमेंट देना। तो फेयर ट्रीटमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड डिस्प्यूट रिजॉल्व। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब पता है तुमको। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है, जैसे चेन्नई हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया है तो लखनऊ हाई कोर्ट का लखनऊ हाई कोर्ट उसको माने या बॉम्बे हाई कोर्ट उसको माने, ये जरूरी नहीं है। वो अपने सेम केस हो सकता है और वो अपना डिसीजन दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अगेन एन इंटरप्रिटेशन पार्ट। तो हाई कोर्ट वाले जो डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें फर्क क्या होता है देखो, द हाई कोर्ट डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट बट ओनली परवेसिव
परसुएसिव एंड इन अदर स्टेट, मतलब क्या, अगर बाकी स्टेट की मैं बात करूँ तो वहां पे वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है जिस स्टेट ने वोट दिया होगा उस स्टेट में तो वो बाइंडिंग होगा। एंड बट सुप्रीम कोर्ट का कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट हायर है तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन को भी ओवर एम्पावर करके जाता है, एंड वो फाइनल वर्डिक्ट होता है, उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। तो इसमें पहला तो आपको ये बताना था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए यूजुअली आता है। तो पहले आपको ये बताना है कि हाई कोर्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम किसके लिए, डिस्प्यूट सॉल्विंग के लिए। फिर दूसरा बताना है 3 पॉइंट्स, इंटरप्रिटेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड फेयरनेस, ये बताना है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का औकात बताना है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। ट्राई करना कि आपको ये आर्टिकल 141 याद रहा, गुड, नहीं रहा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। आगे ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या हुआ था। देखो, एक पार्थ करके बंदा था, उसने एप्लीकेशन किया था स्कूल के लिए, स्कूल में एज अ प्रिंसिपल के जॉब के पोजीशन के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो स्कूल के जॉब पोजीशन के लिए एप्लीकेशन दिया है पार्थ ने, और उसके बाद उसे मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया था, ये पहले तो स्कूल के लिए एप्लीकेशन किया, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि पार्थ को हम लोग एज अ प्रिंसिपल ले लेंगे। और जो भी मैनेजमेंट था उनमें से एक बंदे ने, मतलब जो भी एक बंदा था, सपोज मान लो 4-5 बंदे थे, उसमें से एक बंदे ने पार्थ को जाके बता दिया, क्या बता दिया, कि स्कूल ने जो है वो मतलब तुमको एज अ प्रिंसिपल लेने का डिसीजन ले लिया है। बट स्कूल ने अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, स्कूल से कोई भी किसी भी तरीके का लेटर पार्थ के पास नहीं गया, मैनेजमेंट के इंटर वो अंदर के फितूर होते हैं, उन्होंने बता दिया, एक ने बता दिया। फिर बाद में क्या हुआ ना, बाद में स्कूल ने कैंसिल कर दिया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया यार जान दो, इसको हम लोग नहीं लेंगे एज अ प्रिंसिपल, हम लोग किसी और को ले लेते हैं। तो इसकी वजह से अब पार्थ को आया गुस्सा, तो पार्थ ने क्या किया, पार्थ ने किया केस अगेंस्ट स्कूल, कि भाई मुझे ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर दिया, मतलब अपॉइंट करने वाले थे बट अब वो अपॉइंट नहीं कर रहे, ऐसा करके उसने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया स्कूल के अगेंस्ट। तो क्या होगा ये, और प्लस डैमेजेस भी क्लेम करे स्कूल से कि मेरा रेपुटेशन का लॉस हुआ है तो आप मुझे वो पे करो। अब ये है पूरा केस लॉ, जिस पर आपको सवाल मतलब आपको जवाब देना है कि पार्थ ने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, सीधा सा फंड है। पहली बात, आपको स्कूल ने आके बताया नहीं था, आपको मैनेजमेंट में से इंटरनली इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो इंटरनल इंफॉर्मेशन को वो दर्जा नहीं दिया जा सकता उस इंस्टेड ऑफ जो एक्चुअल में तुमको, मतलब जिसने तुमको, जो तुमको ऑफर करने वाला है, मतलब स्कूल अगर तुमको ऑफर देता है तो वो आकर बताए ना कि भाई हम तुमको अपॉइंट कर रहे हैं, या मतलब तुमने जो मतलब इनविटेशन टू ऑफर दिया या जो एप्लीकेशन किया, अब स्कूल डिसाइड कर रहा है कि तुमको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। बट देखो ध्यान से, जो मतलब जब भी स्कूल ऐसा एडवर्टीजमेंट करता है, इनवाइट करता है सबको, तो स्कूल ने मतलब आपने बता दिया कि भाई मुझे तो आना है, फिर स्कूल डिसाइड करेगा ना कि मुझे एक्सेप्ट करना है तुमको या नहीं करना है। मैनेजमेंट ने भले ही डिसाइड किया हो, लेकिन मैनेजमेंट में से किसी एक बंदे ने आके बताना डजंट मेक एनी सेंस। इसीलिए डिसीजन क्या दिया गया, डिसीजन ये दिया गया कि वैलिड एक्सेप्टेंस सिर्फ तब माना जाता है जब उस बंदे ने ऑफर एक्सेप्ट किया हो जिस बंदे को तुमने दिया था, एंड या तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, मतलब अथॉराइज बंदे ने ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन आकर अगर आपका जो भी ऑफर है वो एक्सेप्ट करे तो फिर वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। वही उन्होंने समझाया है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसको, जो एक्चुअल में जिसको आपने ऑफर दिया था, या तो फिर उसका कोई ऑथोराइज पर्सन। तो इन दिस केस अभी ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा प्रोविजन का पार्ट है जो एग्जाम में लिखना है। उसके बाद इन द इंस्टेंस केस क्या हुआ था वो सारी चीजें यहाँ पे लिखिए, ये है तुम्हारा फैक्ट्स ऑफ द केस का पार्ट। उसके बाद ऑन दिस बेसिस पार्थ के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ ये है आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। एंड फाइनल जो कैन नॉट फाइल अ केस, ये है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन शुड बी वन लाइनर, ज्यादा ये अपॉइंट, ये कैन नॉट केस, पार्थ कैन नॉट फाइल द केस ये लिख के बाद में बिकॉज ऑफ दिस ऐसा करके मत लिखना, कंक्लूजन वन लाइनर ही होना चाहिए। तो यहाँ से जो आपका कंफ्यूजन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कंक्लूजन वाला पार्ट है, और एंड से पहले वाला आपका पूरा एक्सप्लेनेशन का होगा। इस तरीके से आपका आंसर डिवाइड होना चाहिए। जो आंसर है मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो विल गो एड विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग सैलरी। ठीक है, क्या हुआ है देखो, सबसे पहले सार्थक करके एक बंदा अपॉइंट किया गया है जो कि एक कैशियर है, और जब कैशियर है तो कैशियर कैशियर की तरह काम करे, है ना। बट कई बार क्या होता है, कैशियर वाले जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारा कैश हैंडल करते हैं। तो क्या हुआ देखो, सार्थक को एज अ कैशियर एम्प्लॉय किया था जिसकी मंथली सैलरी थी 50,000 रुपये, एबीसी बैंक ने किया था, और 3 साल के लिए किया था।
मोहित गेव द श्योरिटी कि सार्थक जो है वो किसी भी तरीके का कोई चोरी वोरी नहीं करेगा, बिकॉज बहुत सारा कैश हैंडल कर रहे हैं, तो तुम वो कोई चोरी नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, कहीं से भी पैसे गायब नहीं होंगे, इस बात का श्योरिटी दिया था। किसने दिया था श्योरिटी? श्योरिटी दिया था मोहित ने। तो पहली बात यहाँ पे श्योरिटी मतलब आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर क्वेश्चन आया है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप ये ढूंढो कि कौन क्या है, कौन सा किस मतलब कौन प्रिंसिपल डेटर है, तो सार्थक। दूसरा कौन क्रेडिटर है, तो एबीसी बैंक क्रेडिटर है। और तीसरा श्योरिटी कौन है? मोहित श्योरिटी है। आफ्टर 9 मंथ्स क्या हो गया? आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक डिटोरिएट्स, मतलब कंटिन्यूअसली बैंक का पोजीशन नीचे जा रहा था, खराब हो रहा था, तो इसलिए सार्थक अग्रीज टू एक्सेप्ट द लोअर सैलरी दैट इज 40,000 पर मंथ फ्रॉम द बैंक, जो कि पहले 50,000 था, अब 40,000 उसने एक्सेप्ट किया। 2 महीने के बाद ये मतलब ढूंढ के निकाला कि कुछ तो गड़बड़ थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कि सार्थक ने करी थी। अब क्या मोहित लायबल होगा इस सार्थक के इस कांड के लिए और नहीं? पहले 50,000 सैलरी थी, फिर 40,000 हुई, आफ्टर 9 मंथ्स ऐसा हुआ, बट उसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया था। मोहित ने तो उसकी गारंटी दी थी कि ये बिल्कुल बुरा बर्ताव नहीं करेगा। अब वो उसने तो कांड कर दिए, उसने चोरी वोरी करी होगी, अब चोरी वोरी करी, उसके फाइनेंशियल्स नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मोहित ने जो गारंटी दी थी वो तो पूरी हुई नहीं। तो क्या मोहित लायबल होगा या नहीं होगा? सीधा सा फंडा है। जब एज अ मोहित आया था गारंटर, उस वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में थे वही टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको आगे बढ़ना चाहिए था। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात या तो पहली बात तो मोहित को पता होनी चाहिए और वो अग्री करना चाहिए उस चेंज्ड टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, एंड फिर उसने वापस गारंटी देना चाहिए। और अगर वो गारंटी नहीं देता है विद चेंज टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए टाइम के लिए जो चेंज्ड वाला पीरियड होगा उसके लिए आप उसको लायबल नहीं बना सकते। यही आपका आंसर है। ये बेसिक समझ गया फंडा, बात खत्म हो गई। यही आपका आंसर है कि पहले तो आपको ये समझना है कौन क्रेडिटर है कौन प्रिंसिपल डेटर है। उसके अलावा आपको ये समझना है इन द इंस्टेंस केस क्रेडिटर मेड द वरायंस विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी से पूछा था, मोहित से पूछा नहीं पूछा। दस द श्योरिटी इज डिस्चार्ज सब्सिक्वेंट टू दैट। वेरी सिंपल, चेंज किया सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक लाइन बस, ये एक लौता लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी इज डिस्चार्ज एज द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द चेंज, मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक लाइन दिखना चाहिए उनको। एंड यहाँ पे क्या हो गया फिर, मोहित जो है मोहित इज लायबल फॉर टू द एबीसी बैंक फॉर मिस अप्रोप्रिएशन, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी 50,000 की सैलरी थी। जैसे ही सैलरी कम हो गई वो डिस्चार्ज हो गया। तो ये यहाँ तक, मतलब आपने कहाँ से लेके कहाँ तक, तो यहाँ पहला ये वाला पार्ट है जो आपका कंक्लूजन का है, और इससे पहला वाला जो पार्ट है वो आपका प्रोविजन का है। प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन उन्होंने साथ में दिया है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आया ये, तो प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन अलग अलग लिखना, साथ में क्लब मत करना। अगर यही सवाल 4 मार्क के लिए आता है तो यू मेक क्लब प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 4 मार्क के लिए ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट 6 मार्क के लिए होगा तो प्लीज क्लब मत करना। ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे इंस्टीट्यूट ने दिए हैं हमने वैसे का वैसा लिखा, वर्ड टू वर्ड लिखा, फिर भी इंस्टीट्यूट ने मार्क्स क्यों नहीं दिए, आप ऐसा क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको ये समझना होगा, अगर इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका एक फ्लो है आंसर का, वो हर चीज आपको लिख के नहीं देंगे, थाली परोस के दी है, खाने का काम आपका है। तो जब आपको पता है कि ये आंसर्स है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्लस माइनस आपको खुद को करके फिर सही तरीके से क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा आंसर का। तो ये ध्यान रखना। इसमें अगर 6 मार्क्स के लिए आया तो क्लब करो, अगर 6 मार्क्स के लिए नहीं आया तो प्रोविजन अलग से लिखना। प्रोविजन में मतलब क्या, इन द इंस्टेंस केस वगैरह ये सारे शब्द का इस्तेमाल मत करना, ये भी प्रोविजन में डाल देना, फिर बाद में लिख देना कि मोहित श्योरिटी है इन द इंस्टेंस केस, उसका टर्म्स चेंज हो गए, मतलब 40,000 से 50,000 से 40,000 हो गए, ये कुछ भी इधर लिखा नहीं है, वो सारा आप एक्सप्लेनेशन में ऐड करके फिर लिखना। ट्राई करो कि सेक्शन नंबर आपको याद रहे, सही सेक्शन नंबर लिखना, गलत सेक्शन मत लिख के आना। सेक्शन 133 पर ये क्वेश्चन था। लेट्स गो एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ये काफी फेवरेट और काफी फेमस क्वेश्चन है कि भाई एक बंदा था राहुल करके, उसको एक डिस्क जॉकी करके एक 5 स्टार होटल था, उसने अपॉइंट किया था। किस बात के लिए किया था कि भाई तू एवरी वीकेंड आएगा, गाएगा और तुझे पैसे मिलेंगे 2,500 रुपए ईच डे का, ऐसा तुमको पैसा दिया जाएगा। तो अब उनका ये सवाल है कि क्या क्या हुआ है। एक बार क्या हुआ, बीच में ये सारी चीजें करते वक्त राहुल विलफुली एब्सेंट फ्रॉम द हिमसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मेंस, तो अब वो आया ही नहीं। तो अब ये सवाल है कि अगर नहीं आया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? अगर होटल सेंड्स आउट द मेल टू द राहुल कि भाई हम लोग इंटरेस्टेड है तुम्हारे साथ काम करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, तो
तुम आके परफॉर्म करो। तो क्या मतलब होटल बाद में जाकर रिसाइंड कर सकता है कल जाकर कॉन्ट्रैक्ट को? और तीसरा, अगर कोई भी केस है तो क्या है डैमेजेस और क्या सफरिंग होगा? तो ये 3 सवालों के जवाब आपको चाहिए। ये अगेन सेक्शन नंबर 39 पे बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे पहली बात आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जा रहा है। या तो ये देखो, जब भी कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा गया कि अगर इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उस पर पूरा क्वेश्चन है। अगर सेक्शन नंबर 39 देखोगे तो इट इज बेस्ड ऑन मोर ऑफ ऑन एंटिसिपेटरी ब्रिज, ठीक है। तो स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एंटिसिपेटरी ब्रिज पर क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखते हो तो सेक्शन नंबर 39 वैसे देखा जाए तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही उसने मतलब ब्रिज किया है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मैम ये तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस उसने ब्रेक किया है ना, तो फिर हमने ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस वाले सारे प्रोविजंस लिखने चाहिए थे ना कि ये। तो ध्यान से समझो, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो पहली बात तो वो एक बार नहीं आया। अब वो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस का मतलब है, सपोज मान लो मैंने दीवार पेंट करते करते आधी छोड़ दी, ठीक है, आधी छोड़ दी चली गई, तो दैट इज माइट बी कंसिडर्ड एज अ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और जो सेक्शन 39 है जो कि एंटीसिपेटरी ब्रिज पर है, तो भाई आज तो वो नहीं आया, ठीक है, उसने ब्रिज कर दिया, एक्चुअल ब्रिज हो चुका है, उसके इफेक्ट्स जो भी है वो लिख दो। दूसरी बात, अब इसके अलावा वो कल जाकर आएगा या नहीं आएगा, हम लोग कंटिन्यू करने के लिए रेडी है, तो तुम मतलब कल जाकर अगर वापस से हमको रिसाइन करना है तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सारी चीजों को लेकर जो प्रोविजन है वो एंटीसिपेटरी ब्रिज को लेकर, उसकी वजह से यहाँ पे सेक्शन 39 का रेफरेंस है। तो दूसरी बात, सेक्शन नंबर 39 क्या बात करता है, दैट जो भी पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या तो वो परफॉर्म नहीं करते हैं और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे या तो डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस एंटायरली, देन या तो तुम जो भी अग्रीव पार्टी होगा वो टर्मिनेट कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, या तो फिर इंडिकेट कर दे कि भाई देखो ठीक है तुमने ब्रिज किया कोई बात नहीं, लेकिन हम इसके बाद भी तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये 2 चीजें आप बताओ। ये 2 चीजें बताने के बाद अगर आप चाहो तो फिर आप आगे की सिचुएशन को मतलब 2 सिचुएशंस आपके सामने हैं। अगर आपने टर्मिनेट कर दिया, डैमेजेस लो, बात खत्म हो गई, निकलो बाहर। अगर आपने कंटिन्यू करना चाहते हो ऐसा बताया है, तो वो अगर हाँ बोल देता है तो आपके पास फिर उसके बाद वापस से बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसके बेसिस पे उन्होंने 3 जवाब लिखे हैं। पहला कि क्या वो रिसाइन कर सकते कॉन्ट्रैक्ट होटल वाले? हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर होटल वाले कंटिन्यू करना चाहते तो कल जाकर, अगर चलो मान लो राहुल ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो कल जाकर वापस से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता बाय होटल, ये बोलकर कि भाई तू तब नहीं आया था अब हम नहीं लेंगे, नहीं। बिकॉज तुमने खुद बोला है मेल भेजकर कि भाई तू आना चाहता है क्या, हम तुझको कंटिन्यू करना चाहते तेरे साथ, तो फिर हाँ हाँ ही बोलना पड़ेगा। आप बाद में जाकर रिसाइन नहीं कर पाओगे, एंड जो भी लॉस हुआ होगा वो आप रिकवर कर सकते हो। ये वाला जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 विल बी द पार्ट ऑफ योर कंक्लूजन। ये वाला जो पार्ट है वो सारा प्रोविजन का है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन और फैक्ट नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में नहीं लिख के आओगे। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आए, यू हैव टू राइट, 6 या 7 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, यू हैव टू राइट एक्सप्लेनेशन एंड फैक्ट्स। उसके बाद फैक्ट में क्या लिखते हो, क्वेश्चन लिखते हो, एक्सप्लेनेशन में जो प्रोविजन होता है, जो आपका क्वेश्चन है दैट इज फैक्ट है, उसमें अप्लाई करके लिखते हो, एंड देन कंक्लूजन इज कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बेलमेंट पर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है बेलमेंट पर? सबसे पहला, विकास ने पार्क किया है एंड गाड़ी लॉक करके चाबी रख दी उसने अपने पास, तो क्या ये बेलमेंट है? दूसरा, सीजर ऑफ द गुड्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज, तो कौन सा बेलमेंट है कौन सा नहीं है वो आपको समझाना है। सीधा सा फंडा है, बेलमेंट का डेफिनेशन आपको समझना चाहिए कि बेलमेंट का मतलब होता है कि हम कोई पर्पज से देते हैं किसी सामने वाले बंदे को, और बाद में वो रिटर्न करना पड़ेगा, बेलर को वो मतलब वापस से रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब भी रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब जो भी ओनर है उसके गुड्स को वापस करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसके हिसाब से। तो तब जाकर हम पेमेंट है या नहीं है वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पार्किंग लॉट में सिर्फ गाड़ी लगाई है और चाबी अपने पास रखा है। चाबी रखा है इसका मतलब ये नहीं कि कार का पोजीशन भी उसके पास है, नहीं। तो चाबी ली है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ चाबी की वजह से ये बेलमेंट नहीं होगा। एंड कस्टम अथॉरिटीज ने तो सारे गुड्स ही सीज कर दिए, तो बात ही खत्म हो गई ना, सारी गुड्स ही लेके गए तो हमारे सारे गुड्स उनके पास है, तो इसलिए ये बेलमेंट होगा। तो सेक्शन 149 का 48 का डेफिनेशन लिख देना कि कौन से पर्पज से है जो गुड्स आपके पास रखे जाएंगे, और फिर बाद में जो भी डायरेक्शन दिया जाएगा जिसके भी गुड्स होंगे वो जैसा बोलेगा वैसे डिस्पोज ऑफ कर देना। ये डेफिनेशन लिख देना, और ये पहले नो बाद में यस लिख के खत्म कर दो। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। ये यूजुअली 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये कोई केस स्टडी नहीं है,
कि आप एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स लिखने की जरूरत पड़े, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लेकर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो में मैंने क्या बताया था कि देखो क्या होता है ना, ये जो कंसिडरेशन और मतलब वो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन को लेकर एक कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चन है। और मतलब उसमें कहाँ पे क्या आंसर लिखना है, बिकॉज प्रैक्टिकली थिंग्स आर समथिंग डिफरेंट और थियोरी में कुछ अलग है। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, 4 ही मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लेना। कंफ्यूज मतलब वो कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि जब वो जा रहे थे, मतलब जो भी है मिस्टर कोठारी, उनके जो भी मतलब वो गिफ्ट करना चाहते थे अपनी बेटी को, तो जो भी वो जब वो जा रहे थे, वो गिफ्ट जो करना चाहते हैं उस घर को या जो भी है उसको रजिस्टर करने के लिए, उस घर को राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स में वगैरह तो लेकर आ गए, तो रजिस्टर करने जा रहे थे, उस वक्त एक्सीडेंट हुआ। तो क्या ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन 25 का जो एक्सेप्शन है, कि जहां पे अगर किसी को कोई गुड्स दिया, मतलब किसी को कुछ दिया जाता है तो बदले में आपको कंसिडरेशन नहीं मिला तब भी चलेगा, वाले का मतलब कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो सेक्शन नंबर 25 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 25 बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट अगर आप एक्सेप्शन में जाते हो, एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन ही है आपका नेचुरल, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जो भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन है वो पार्टीज नियर रिलेशन में होनी चाहिए एक दूसरे से। तीसरी बात, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो राइटिंग में होना चाहिए। और चौथी बात, तीसरी बात राइटिंग में होना चाहिए और चौथी बात वो रजिस्टर होना चाहिए। ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये जब वो चार कंडीशन पूरे हो जाएंगे तभी जाकर वो सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में आ सकते हैं। तो यही उन्होंने समझाया, वो राइटिंग में नहीं था तो डॉटर जो है उसको वो घर नहीं मिलेगा एज अ गिफ्ट। तो ये प्रोविजन का पार्ट था, ऐसे मत लिखना प्रोविजन प्लीज, इन्होंने बहुत खराब लिखा है। प्रोविजन कैसे लिखना, जैसे तुम्हारे 1 2 3 4 जैसे तुम्हारे मॉड्यूल में है वो वाले 1 2 3 4 ही लिखना। इसमें अगर आपको 4 मार्क के लिए पूछा है तो पूरा कंसिडरेशन का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत लिखो। जितना पूछा है जितना रिलेवेंट है उतना ही लिखो। अगर तुम इरिलेवेंट चीजें लिखते हो जो कि जरूरी नहीं है फिर भी मार्क्स कटेंगे। जितना जरूरी है उससे कम लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, गलत सेक्शन लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, प्रेजेंटेशन गंदा करोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, फ्लो आंसर का सही नहीं होगा, वर्ड्स कीवर्ड्स अगर नहीं होंगे तब भी मार्क्स कटेंगे। तो जितना जरूरी है उतना ही लिखना पड़ेगा। तो प्रोविजन वो 1 2 3 4 वाला लिख देना। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे कहाँ तक, मतलब यहाँ तक का जो पार्ट होगा, यहाँ से स्टार्टिंग का ये जो सेकंड पैराग्राफ का है वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा, ये प्रोविजन का पार्ट होगा, एंड ये हेंस वाला जो भी है वो कंक्लूजन है तुम्हारा। अब ये और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फैक्ट्स दिया नहीं, फैक्ट्स हर क्वेश्चन का वापस वो रिपीट करके नहीं देंगे, 1 2 लाइन में आप समराइज कर सकते हो। आगे ये जो मैंने ऐसा जो समरी बनाती हूँ, मैं ऐसा समरी एग्जाम में मत लिख के आना फैक्ट्स के नाम पे, आपको स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। ट्राई करो कि पैराग्राफ फॉर्म में आप ना लिखो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंपलसरी फॉलो करनी पड़ेंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में दो दो क्वेश्चन है। पहला है मिस्टर आयुष का, जो कि एक एम्प्लॉयर है, उसका एम्प्लॉय है मिस्टर बॉबी। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन है। एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉई से एक घर लिया था, एक फ्लैट लिया था, और वो भी उस वैल्यू पे लिया जितना मार्केट का वैल्यू है, उससे कम प्राइस में उसने वो बाय किया था। बाद में जाके जो एम्प्लॉई है बॉबी, उसने अपना माइंड चेंज किया और आयुष को स्यू कर दिया। ये एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का शॉर्ट फॉर्म है मेरा। तो बॉबी को स्यू कर दिया, केस फाइल कर दिया, आयुष के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो ये क्या मतलब, ये पूरा प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी वैलिडिटी क्या है। तो आपको सबको पता है, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सेक्शन 16 के हिसाब से ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक पार्टी है जो कि दूसरे पार्टी पर डोमिनेटिंग पोजीशन पर होती है। तो देखो वही सारी चीजें लिखी है, एक तो सेक्शन नंबर 16 के बारे में लिखा, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, तो वन ऑफ द पार्टी इज इन द डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अनदर टू टेक द अनड्यू एडवांटेज ओवर अनदर। तो ये तो लाइन हमको सबको पता है, कैसे लिखोगे। सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 69 अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे होता है, व्हेन the relation between the parties is such that one party is dominating the will of another and taking the undue advantage of it, that's it। तो ये undue advantage ले रहे हैं, तो जो भी कंसेंट था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया, तो इसीलिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। तो यही आपको पूरा लिखना है, ये आपका प्रोविजन का पार्ट होगा, ये आपका प्रोविजन, ये आपका
प्रोविजन का पार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वॉइडेबल है, एंड ये बिकॉज ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो बिकॉज ये वाला जो थोड़ा बहुत जो पार्ट है बिकॉज के आगे का, इधर का ये वाला सारा आपका एक्सप्लेनेशन है, एंड ये आपका कंक्लूजन है। आई होप सो आपको समझ गया है। एक्सप्लेन मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही हर बार, वो एक्सप्लेन कंक्लूजन इतना मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ ई सी ऐसे लिखते चलूंगी। अब ECPF ये याद रखना। F stands for facts, P stands for provision, E stands for explanation and C stands for conclusion. I hope so I am clear. उसके बाद अगला क्या हुआ था, मिस्टर सूरज ने प्रॉमिस किया है मिस्टर मनोज से कि वो जो है वो पेंट करेगा उनकी एक फैमिली पिक्चर, और वो 20,000 में उनको कंप्लीट करके देगा 15 मार्च तक। और उसका हो गया रोड एक्सीडेंट 1 मार्च 2023 को। तो अब बताइए क्या उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या उसने परफॉर्म करना है ये कॉन्ट्रैक्ट या नहीं करना है। और दूसरा सवाल ये है, सपोज ये जो प्रॉमिस था ये फैमिली पिक्चर ड्रॉ करने का नहीं था, सिर्फ फोटोग्राफ देने का था, तो क्या उसके डेथ के बाद भी क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस चीज के लिए लायबल होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। देखो सिंपल सी बात है, ये जो भी पेंटिंग वगैरह की स्किल्स होती है, पेंटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, व्हाटएवर, ये जो भी स्किल्स है ये पर्सनल स्किल्स है। पर्सनल स्किल्स के लिए वही बंदा चाहिए जिसने प्रॉमिस किया था, उसके अलावा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो चीज परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये बहुत क्लियरली आपको पता है। तो क्या लिखना है आपको, ये वैसे का वैसे लिखना है, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है उन्होंने तो पहले तो बात तो मतलब या तो परफॉर्म करो या तो आप ऑफर करो कि भाई मुझे परफॉर्मेंस करना है, कहा कैसे करना है वो बता दो। विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रोमिसेस unless such promise is dispensed with or excused under the provision of law, unless and until वो लॉ ही उसको बोले कि भाई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तब तक जब तक लॉ ये नहीं बोलता तब तक या तो आप परफॉर्म करो या तो सामने वाले से पूछो, आस्क ऑफर टू परफॉर्मेंस करो। ऑफर टू परफॉर्म करो तो प्रोमिसेस जो भी रहेंगे वो बाइंडिंग रहते हैं। अगर सपोज मान लो किसी की डेथ हो जाती है, कोई किसी की बैलेंस शीट टैली हो गई, स्वर्गवास हो गया, तो अब बैलेंस शीट टैली होने के बाद ऊपर से तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो, तो फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको परफॉर्म करना पड़ता है। बट अगर अगर ऐसा है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग नेचुरल स्किल्स होते हैं, मतलब स्किल्स होते हैं, या जो भी मतलब ऐसी चीजें हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं परफॉर्म करनी चाहिए, तो देन यू आर नॉट बाइंड टू परफॉर्म। So but if the nature of the contract appears and the intention of the parties to the contract that any promise contained in it shall be performed by the promisor himself, देन तो फिर वो अगर ऐसा है कि प्रोमिसर हिमसेल्फ ने ही परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा इंटेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा। तो ये जितना भी लिखा है ये सारा आपका प्रोविजन का पार्ट था। प्रोविजन के बाद इन दिस गिवन सिनारियो, ये जो भी पेंटिंग वाला मैटर है, उस पेंटिंग वाले मैटर में पर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल, ये वाला जो लाइन है ना प्लीज देखना ध्यान से समझो, ये जो सिंस द पेंटिंग इज इन्वॉल्विंग द पर्सनल स्किल्स, इसमें से जो इफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटेंशन वाला पार्ट लिखा है तो यहाँ पे हिमसेल्फ, तो इसके अलावा इसके यहाँ पे ठीक है, इसके बाद आप एक और लाइन जरूर ऐड करना, however if the contract involves the personal skills, the use of personal skills, then the contract shall be performed by promisor himself। ये प्लीज एक लाइन आप अभी ऐड कर देना, इफ आपके आरटीपी में भी लिख के रख दो, इफ द प्रॉमिस involves the use of personal skills then it shall be then such contract shall be performed by promisor himself only। ऐसा करके एक लाइन जरूर लिख देना। फिर उसके बाद ये आएगा तुम्हारा प्रोविजन का पार्ट, एंड इसमें दो तरीके से उन्होंने लिखा है, अब आप पे है, आपने पूरा प्रोविजन लिख दिया ठीक है, फैक्ट्स लिख देना साथ में, एक्सप्लेनेशन लिखो साथ में, लेकिन जब कंक्लूजन लिखते हो ठीक है, ये मैं बता देती हूँ कैसे लिखो, इसका प्रेजेंटेशन मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो कैसे लिखोगे, प्रोविजन पूरा जैसे लिखा है उन्होंने वैसा लिख दो, बात खत्म। फिर उसके बाद फैक्ट्स एक दो लाइन में लिखो, बात खत्म। एक्सप्लेनेशन में क्या करना पड़ेगा ध्यान से समझो ठीक है, एक्सप्लेनेशन में पहला एंड दूसरा ऐसा करके लिखो ठीक है। पहले में क्या लिखोगे, वो पेंटिंग वाला पूरा पेंटिंग वाला एक्सप्लेनेशन पहले में, एंड वो फोटो वाला पूरा दूसरे में, एंड उसके बाद कंक्लूजन करके लिखो, उसमें 1 और 2 ऐसा करके लिखो। स्टार्टिंग में लिखो नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और दूसरे में यस बिकॉज वो नहीं है ना तो आपको परफॉर्म करना है, तो ये दूसरे में लिखो यस लीगल रिप्रेजेंटेटिव सपोज टू परफॉर्म।
ये आपको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया कैसे लिखना है और क्या करना है। देखो पढ़ने के लिए आप भी पढ़ सकते हो ये सब कुछ और आपको समझ भी जाएगा। सो आरटीपी का लेक्चर इज नॉट समथिंग कि मैं जस्ट क्वेश्चन रीड करूं और उसका आंसर ये लिखा है ये रीड करके दूं। मुझे आपको एनालाइज करके देना है कि ये क्वेश्चन है, अगर 6 मार्क्स के लिए हुआ तो क्या, 4 के लिए हुआ तो क्या, कैसे आप उसको डिवाइड करो। ये सारी चीजें जो लिखी नहीं है वो मेरा बताने का काम है। मेरा बताने का काम आपको ये नहीं कि मैं रीड करके बस बताऊं कि इसमें ये इस तरीके से लिखा है, तो वो मेरा काम नहीं है, तो मैं नहीं कर रही वो। मैं ज्यादा, बाकी आप रीड कर लो डिटेल में, आपको लग रहा होगा कि लाइन कैसे स्किप कर दिया, आप सीधा पढ़ के समझ सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया आंसर क्या है। आगे नेक्स्ट इज द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखो क्वाजी एंड कॉन्टिजेंट में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, तो ये काफी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इंस्टीट्यूट के। तो क्वाजी एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत बिग शॉट डील नहीं है। क्वाजी का मतलब बहुत सिंपल है। क्वाजी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होता है जहां पे आप पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन लॉ ने उसको इम्पोज कर दिया। इम्पोज्ड बाय लॉ होता है हमेशा, उसको आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ मेरिट, क्वांटम मेरिट अगर आपको याद होगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट पे होते हैं, यानी कि अदर पर्सन कैन नॉट एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, तो क्वांटम मेरिट पे होते हैं। और उसके कुछ फीचर्स बता दिए कि आपकी ड्यूटी है कि आपने भले ही प्रॉमिस नहीं किया हो लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा, जो भी पैसा होगा वो देना पड़ेगा, जितना भी सम होगा वो देना पड़ेगा। एंड ये कभी भी लॉ अराइज करता है, खुद से अराइज, पार्टीज अराइज नहीं करती, खत्म। इसके अलावा ये जो भी राइट्स होते हैं इसमें, ये जो भी राइट्स होते हैं ये अगेंस्ट दैट पर्सन ही होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन। पूरे दुनिया के अगेंस्ट आप कोई केस फाइल वगैरह नहीं कर सकते अगर ब्रिच होता है तो। नेक्स्ट ये हो गया आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये बहुत ही सिंपल, देखो देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि केस लॉ देखते से ही थोड़ा स्टार्टिंग में हिंट लग जाता है किस पे होगा। तो ये जो केस लॉ है ये बहुत सिंपल है। ये बात करता है एक प्रकाश की जिसने स्वीट शॉप से बर्फी ली थी और बल्क में बाय करना था। तो ये जो कंडीशन है टेस्ट का, टेस्ट किया और फिर बाद में क्वालिटी चेक करने के बाद उसने बोला कि भाई ऐसे ही दो। जब वो घर लेकर आया तो उसको सही नहीं लगे, उसको ऐसा लगा कि ये फ्रेश नहीं है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करना था और बर्फी रिटर्न करनी थी सेलर से। तो क्या हो सकता है और मतलब क्या क्या वो कर सकता है, क्या वो अवॉइड कर सकता है या नहीं कर सकता, एंड अगर उसने स्वीट टेस्ट नहीं किया होता तो क्या होता। तो ये दो क्वेश्चन है, नाम नहीं सब कुछ है। यूनिट नंबर 2 क्वालिटी फिटनेस और वो सब जो आप पढ़ते हो, टेस्ट सैंपल डिस्क्रिप्शन से, तो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी जो आपने पढ़ी थी उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इसमें आपको इतना ही समझना है, जब भी आप क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, तो दो सेक्शन का मेंशन होना चाहिए, एक सेक्शन 17, दूसरा सेक्शन 15। सेक्शन 17 बात करता है जब भी आप कोई सैंपल से सेल करते हो तो ये इम्प्लाइड है कि आपका जो भी सैंपल, जो भी आपने गुड्स भेजे हैं वो आपने जो सैंपल दिखाया था उसी के क्वालिटी के करस्पॉन्ड हो। तो बल्क शैल रिस्पॉन्ड टू द करस्पॉन्ड टू द सैंपल इन द क्वालिटी एंड देन द बायर एंड प्लस बायर शुड हैव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन। ये दो लाइन जरूर लिखना, एंड कंपेयरिंग विद द बल्क। एंड दूसरा आपको लिखना है जो भी डिस्क्रिप्शन दिया था उसी के हिसाब से आपके गुड्स होने चाहिए, और अगर वैसा नहीं होता है तो उसके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करे या रिजेक्ट करे। तो ये पूरा का पूरा है आपका कौन सा, ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका प्रोविजन का। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन को क्लब कर दिया। तो आपको इन द इंस्टेंस केस वाला जो है इतना आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। एंड बचा हुआ जो है, मतलब कौन सा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो अंडरलाइन किया हुआ आपका क्या माना जाएगा, कंक्लूजन माना जाएगा। तो ये कंक्लूजन है, ये भी कंक्लूजन है। पहले का कंक्लूजन है यस बिकॉज उसने टेस्ट किया था, एंड दूसरे का कंक्लूजन क्या है, प्रकाश कैन रिटर्न द स्वीट्स एंड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वाई? बिकॉज भले उसने टेस्ट नहीं किया हो, बिकॉज बट सामने वाले ने तो बताया था, तो इसीलिए दोनों भी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों भी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। सिंपल, पहले में वो सैंपल के बेसिस पे कर रहा है, दूसरे में वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कर रहा है। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट अगला सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 टेलीविजन पर है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखो क्या लिखा है, आकाश परचेस्ड अ टेलीविजन सेट from Arvind
ठीक है, आकाश ने बाय किया है, मतलब ये बायर है। कौन? आकाश बायर है, ये सेलर है। ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ओनर है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के। इन द फर्स्ट 3 days ही चेक द क्वालिटी, तो उसने एक कंडीशन डाला कि भाई मैं 3 दिन क्वालिटी चेक करूंगा, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं तो पैसा, तो ही मैं पैसा पे करूंगा, नहीं तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा टेलीविजन सेट, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो फिर उसने बोला ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अरविंद ने ऐसा बोला। दूसरे दिन क्या हो गया, ये दूसरे दिन टेलीविजन सेट स्पॉइल्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक आ गया, धरती फट गई, जमीन आसमान नीचे आ गया, अब क्या करोगे, अर्थक्वेक आ गया, इसमें कोई गलती नहीं थी अरविंद की भी, और ना ही आकाश की गलती है। अर्थक्वेक आ गया, अब अरविंद बोल रहा है मुझे टेलीविजन का प्राइस दो आकाश से, तो क्या वो लॉस अब जो भी हुआ है वो किसको जाएगा? सिंपल सा फंडा है। पहली बात, इसमें 2 सेक्शंस आने चाहिए। कौन से 2? पहला तो सेक्शन 24, कौन सा? ऑन रिटर्न बेसिस वाला। मतलब क्या कि आपके जो गुड्स है वो आप लोगों ने डिलीवर करे थे ऑन अप्रूवल बेसिस पे। तो जब अप्रूवल बेसिस पे गुड्स जाते हैं तो सामने वाले के पास प्रॉपर्टी यानी कि जो ओनरशिप है वो कब ट्रांसफर होती है? जब वो अपना अप्रूवल सिग्निफाई कर दे एक्सेप्ट करके, या तो वो कुछ ऐसा दिखाए कि उसने वो एक ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर दिया, जैसे पैसा क्रेडिट कर दिया और समथिंग, या फिर इफ इट डज नॉट सिग्निफाई बट टाइम खत्म हो गया, 3 दिन का टाइम खत्म हो गया, तो उसने रिटर्न नहीं करे गुड्स। ऐसे तीनों सिचुएशंस के बाद ही, इन तीनों सिचुएशंस में से कुछ भी हुआ तो ही जाके माना जाएगा कि सामने वाले के पास आपने क्या करा है, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, यानी कि ओनरशिप दिया है। ये सेक्शन 24 बताता है। तो ये सेक्शन नंबर 24 हो गया। फर्दर एज पर सेक्शन 8 देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स थे ये, एंड अग्रीमेंट टू सेल हुआ था, सेल नहीं हुआ था अभी तक, बिकॉज उसने कंडीशन डाल दिया उस पर। तो कंडीशन जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो अग्रीमेंट टू सेल है। तो सब्सिक्वेंटली जब तक वो कंडीशन नहीं पूरा होगा तब तक तो वो उसी के पास रहेगा। तीसरी बात, इसमें चाहो तो आप और एक चीज ऐड कर सकते हो, रिस्क फॉलोज ओनरशिप करके, जो सेक्शन नंबर 26 है, आप उसका भी रेफरेंस दो। रिस्क फॉलोज ओनरशिप तब भी चलेगा, उल्टा ज्यादा अच्छा है। रिस्क फॉलोज ओनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 26, ऐसा लिख देना। ठीक है, तो जब तक वो नहीं होता तब तक आप, मतलब जब तक वो नहीं होता है कि सामने वाले के पास, मतलब जब तक सामने वाले के पास ओनरशिप नहीं जाती तब तक लॉस का भी रिस्क जो होता है वो सामने वाले के पास नहीं जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको बताना है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट होगा आपका प्रोविजन का। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहां से, ये जो लॉस वाला जो पार्ट है वो है आपका कंक्लूजन का, एंड ये वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लेनेशन का है। इस एक्सप्लेनेशन में आप सेक्शन 24 का रिस्क लिख देना, रिस्क इज हैज नॉट बीन पास्ड बिकॉज अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, इज जस्ट एन अग्रीमेंट टू सेल। खत्म हो गई। नेक्स्ट, Mr. Arun contracted to sell his Swift car to Mr. Nikhil. Both missed the discussion regarding the price. तो ये जो regarding the price वाला discussion होता है वो उन्होंने नहीं किया है, और ये discussion ना करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी सेल कर दी। तो अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है ये बोलकर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं? नहीं, देखो सीधा सा फंडा है, इसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इसेंशियल्स तो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें प्राइस जो होता है, प्राइस, कई बार प्राइस को आप इसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते प्राइस नहीं लिखा इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वेग है। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर नहीं लिखा है और अगर सामने वाले ने उस गुड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है तो फिर आपको उसका रीजनेबल प्राइस देना ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। तो प्राइस इज द कंसिडरेशन पहले तो, उसके अलावा सारे कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स होने चाहिए। उसके बाद आप ये लिखो कि अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स नहीं हुआ है तो आपके पास फिक्सेशन के मैनर्स होते हैं। सेक्शन 9 एंड 10 अगर आपको याद हो गए, कुछ ऐसे प्राइस से रिलेटेड ही थे वो, सेल वैल्यूएशन से रिलेटेड। तो क्या क्या होता है, अगर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हुआ तो वो नहीं हुआ तो फिर जो भी पार्टी फिक्स करेगी या जो भी उसका मैनर उन्होंने डिटरमाइन किया होगा वो, और अगर मैनर भी डिटरमाइन नहीं किया है तो ऑर्डिनरी कोर्स में जो प्राइस होता है वो। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि यूजुअली बच्चा लिख के आता है कि प्राइस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वेग है, अनसर्टन है। गलत जवाब, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज इसेंशियल सारे प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चंस आपको, आई होप सो आपको समझ गया। अब क्या क्या कहाँ लिखोगे, ये पार्ट, ये भी पार्ट प्रोविजन का है, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है, एंड ये कंक्लूजन है। ये वाला जो है ये कंक्लूजन है, बाकी एक्सप्लेनेशन है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन इतना भर भर के लिखते और प्रोविजन सिर्फ 2 लाइन में। भाई समझो एक बात, प्रोविजन इज द
की फॉर योर आंसर। और अगर आप प्रोविजन 2 लाइन का लिख रहे हो और एक्स्ट्रा का पता नहीं क्वेश्चन ही फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन में 2-2 बार लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा फॉर द लेंथ ऑफ द आंसर विच यू आर राइटिंग। ये याद रखो। तो प्लीज ये ध्यान रखो, आपका प्रोविजन आपके एक्सप्लेनेशन या फैक्ट से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्स भर भर के लिख दिया और प्रोविजन 2 लाइन में चिपका के खत्म कर दिया, ये गलती मत करना। आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? मिस्टर शंकर सोल्ड 1000 kg ऑफ व्हीट टू मिस्टर गणेश, 3 months क्रेडिट पे दिए थे। व्हीट वॉज डिलीवर्ड आफ्टर 10 days ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर 5 days a friend Mr. Shankar secretly informed Mr. Ganesh may default the payment, मतलब वो पेमेंट नहीं करेगा ऐसा उसने बता दिया। ऑन दिस इंफॉर्मेशन मिस्टर शंकर अप्लाइड हिज राइट ऑफ लियन एंड विदहोल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो क्या होगा? देखो ये आपका अगेन समझ में आ ही गया होगा, जिनका पढ़ा ही हुआ है उनको तो समझ में आ ही गया होगा। जो राइट्स होते हैं, जहां पर भी अनपेड सेलर के जो राइट्स थे उसमें हमने देखे थे, पहला होता है राइट टू रिटेन, उसके बाद होता है राइट टू रीगेन यानी कि राइट ऑफ लियन पहला होता है, फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है जहां पे यू रीगेन द राइट्स, एंड लास्ट में आप सिर्फ उसको गुड्स को अपने पास रख सकते हो। तो ये जो राइट्स होते हैं इसमें एक लाइन बहुत क्लियरली लिखा था कि अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो यू हैव अ राइट टू रिटेन द गुड्स क्लियरली। तो यहाँ पे जब भी अनपेड सेलर, पहले तो आपको सेक्शन 45 के हिसाब से अनपेड सेलर कौन है वो बताना है, बिकॉज ये पूरा उसी पे बेस्ड है। तो प्रोविजन में पहले ये बता दो, उसके बाद आप ये बताओ कि बिकॉज जो भी है अनपेड सेलर उसको राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज बायर जो है वो प्राइस पे नहीं कर रहा है, और ऐसा पॉसिबल है कि वो प्राइस इसीलिए भी पे ना करे बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो फिर अगर इंसॉल्वेंट इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट देन द सेलर हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स। तो इसीलिए या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दूसरा या तो फिर उसने क्रेडिट पे सोल्ड किया था और क्रेडिट एक्सपायर होने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है और गुड्स अभी भी सेलर के पास है, रख लो अपने पास ही। तीसरा, अब आपने जो गुड्स सोल्ड करे थे वो क्रेडिट का टाइम पीरियड बताया ही था, मतलब कैश पे करने के लिए बोला था, वो कैश पे नहीं कर रहा, रखो गुड्स अपने पास, कोई दिक्कत नहीं एज ए सेलर। तो अगर ये 3 सिचुएशंस है, ये 3 दिख गया मार्क्स मिल जाएंगे, ये 3 सिचुएशंस है तो ऑब्वियसली बात है सेलर के पास ये राइट को रिटर्न करके रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने जो राइट था वो एक्सरसाइज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कंक्लूजन, एक्सप्लेनेशन और यहां तक का जो पार्ट था वो प्रोविजन। आई होप सो यू आर क्लियर। तो क्या लिखा है? ऑन द बेस ऑफ द गिवन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है उन्होंने। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस एंड द फैक्ट इट इज सेड दैट कि वो अनपेड सेलर है बिकॉज क्रेडिट एक्सपायर नहीं हुआ था, उन्होंने भले ही केजी ऑफ वीट्स भेज दिए तो उनके पास ये राइट है कि वो विदहोल्ड करे डिलीवरी को। तो ये आपका कंक्लूजन रहेगा एंड मिस्टर शंकर हैड टू परफॉर्म सप्लाइंग द गुड्स। जहाँ पे वो मतलब क्या बोलते हो, ये वाला जो क्वेश्चन था कि जहाँ पे मिस्टर शंकर हैज अ राइट टू टेक द डिसीजन वेदर हिज डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, देन यस हिज डिसीजन इज राइट। एंड दूसरा, क्या मिस्टर गणेश अगर इंसॉल्वेंट आफ्टर विद इन द 5 days हो जाते तो क्या होता वो बताना है। तो अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो आप कर लो, लेकिन सिर्फ किसी के बताने के बेसिस पे मत करना, अगर हाँ जेन्युइनली इंसॉल्वेंट हो जाते तो यू हैव अ राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पार्टनरशिप पे। क्या लिखा हुआ है देखो, कौन 3 पार्टनर्स है? मोनी, टोनी, सोनी, ये 3 पार्टनर्स है। मोटो एंड कंपनी इनका पार्टनरशिप का नाम है। सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स है। मोनी एंड टोनी पुराने पार्टनर्स है। ये अच्छा, बाय द वे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अभी जो हमने देखा था वो एक था, कौन सा वाला? मिस्टर शंकर एंड गणेश वाला जो 12th क्वेश्चन नंबर है, एंड जो बर्फी वाला था यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें भी, तो ध्यान रखना। तो ये जो 2 पार्टनर्स थे ये ओल्ड थे। उसके बाद सोनी जो था वो नया पार्टनर था। ओल्ड पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता था, भले ही एक्सप्रेसली लिखा नहीं है एग्रीमेंट में, लेकिन 20,000 का उनको क्या मिलता था? रेम्यूनरेशन मिलता था पर मंथ का, जो ओल्ड पार्टनर्स थे। जो नया पार्टनर आया उसको वो सैलरी नहीं दी गई। तो क्या ये सही किया या गलत किया? ऑब्वियस सी बात है, जब रेम्यूनरेशन वाला बात आती है, राइट टू रिसीव द रेम्यूनरेशन जो सेक्शन नंबर 12 में लिखा था, 12, हाँ 12 या 12 में लिखा था दैट रेम्यूनरेशन जो है वो रेम्यूनरेशन यूजुअली अगर मतलब पे करना, वैसे तो 13 में लिखा था, 13A में लिखा है कि अगर रेम्यूनरेशन जो है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स पे, तो रेम्यूनरेशन पे करने की वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर एक्सप्रेसली लिखा होगा या कस्टम्स या तुम्हारे ट्रेडिशंस वैसे बताते हैं, तुम्हारा बिजनेस का कस्टम वैसा है,
तो तुम रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो वैसे तो नॉट एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन है, बट ये हमेशा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये देखा जाएगा कि वो वेरी कहाँ करेगा, या तो कोर्स ऑफ डीलिंग में, या कस्टम है तुम्हारा पे करने का तो यू हैव टू पे। ये हो गया तुम्हारा प्रोविजन का पार्ट। दूसरा, फिर आप एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कि मोनिटोनी जो है वो तो ले रहे हैं, तो अगर वो ओल्ड पार्टनर से वो रेम्यूनरेशन ले रहे हैं तो ये कस्टम है, भले एक्सप्रेसली ना लिखा हो लेकिन इसका मतलब ये कस्टम है कि एक्टिव पार्टनर को पैसा दिया जाता है। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन का पार्ट। एंड दैट्स व्हाई ही इज, मतलब कौन ही कैन क्लेम, मतलब सोनी जो नया पार्टनर आया ही कैन क्लेम द रेम्यूनरेशन। ये हो गया कंक्लूजन, सिंपल। तो ये कंक्लूजन हो गया, बीच का एक्सप्लेनेशन हो गया, और ये प्रोविजन हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम रहीम वर्किंग एज अ टीचर्स, कहाँ पे? ईश्वर चंद स्कूल नाम से है, स्कूल है जिसमें राम और रहीम दो टीचर है। ठीक है, अब राम और रहीम दोनों ने मिलके क्या किया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम लोग एक फ्लैट परचेज करते हैं और उसको रेंट पे देते हैं। ठीक है, रेंट पे देते हैं, जिसके लिए उन्होंने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एक्सेट्रा सारे कनेक्शंस का वगैरह पैसा पे किया था। ओके, अब क्या क्या चीजें हो रही है इसमें, ये सारे पैसे पे करने के बाद जो पैसे पे हुए हैं, देखो राम रहीम ये टीचर्स हैं, उसके अलावा ये जो टीचर्स हैं इन्होंने एक फ्लैट बाय किया एंड मिस्टर जॉन को दिया था रेंट पे, उनसे ये सारा पैसा, मतलब जो भी है वो रेंट जो डिसाइड किया था वो 10,000 किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो लैंडलॉर्ड यानी कि कौन, ये वाले लोग पे करेंगे। द लैंडलॉर्ड बाय मिस्टेक डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जिसकी वजह से जॉन की जो बिजली कटी थी उस बिजली के अगेंस्ट उसने 2,800 200 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए पैसे पे कर दिए। तो ये जो टोटल 3,000 रुपए जो पे करे हैं, तो ये जो टोटल 3,000 रुपए उसने मांगे, किससे मांगे? बिकॉज वो तो पे ही नहीं करने वाला था, बट फिर भी उसने पे कर दे, बिजली कटे फिर वापस बिजली लाने के लिए तो आपको पैसा पे करना पड़ता है कनेक्शन के लिए, उसने वो पे कर दिया। तो जॉन ने जो क्लेम किया था 3,000 रुपए वो राम से किया था, और फिर राम ने रिप्लाई कर दिया कि भाई मैं तो लायबल नहीं हूँ, तुम रहीम से मांगो। तो अब देखो, क्या राम सिर्फ अकेला लायबल है या राम एंड रहीम एज अ पार्टनर लायबल है? तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है। सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखो। फिर ये दोनों सिर्फ को ओनर्स ऑफ द फ्लैट है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के इसेंशियल्स होना जरूरी है। तो फिर इसेंशियल्स लिखो जो 5 है आपके बिजनेस का, म्यूचुअल एजेंसी का, जो अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स का, वो जो डेफिनेशन में जो होता है 2 एंड मोर पर्सन है होने चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस कैरी करना चाहिए, ये सारी चीजें होगी तो पार्टनरशिप है। इसमें से कुछ है ही नहीं, ना म्यूचुअल एजेंसी है ना कुछ है, सिर्फ पैसा ले रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों में, तो वो पार्टनरशिप नहीं होती है। उसके बारे में बता दो, बस जॉइंटली फ्लैट होल्ड कर रहे हैं वो को ओनर्स है, और इसीलिए नहीं है, मतलब वो पार्टनरशिप नहीं है ऐसा बोला जाएगा। तो बस ये आपका कंक्लूजन रहेगा देयरफॉर के बाद वाला। यहाँ से पहले का जो था पार्ट ये आपका एक्सप्लेनेशन में जाएगा, या फैक्ट्स में भी इसी में उन्होंने क्लिक कर दिया, एंड ये ऊपर का प्रोविजन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म। फर्म डिसॉल्व हो गया 12 जून को, और पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पे पूरा क्वेश्चन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एग्जामिनेशन के लिए भी आपके। एक्स ने परचेस किया था, एक्स ने परचेस किए गुड्स एंड इन द नेम ऑफ द फर्म, एंड जेड से बाय किया, तो जेड मतलब जेड से बाय किया था, तो जेड जो है क्रेडिटर है, वो पैसा मांगने आया फर्म से। तो अब क्या, जब भी वो पैसा मतलब केस फाइल करना चाहता है कि भाई एक्स तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वाई तू पैसा दे बिकॉज फर्म के नाम से गुड्स लिए, तो क्या वो करेंगे, मतलब वो केस फाइल कर सकता है नहीं कर सकता, बिकॉज पार्टनरशिप तो खत्म हो गई थी, डिसॉल्व कर दिया था उन्होंने। बट बिकॉज पार्टनरशिप खत्म होने के बाद पब्लिक नोटिस देना ये मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 45। तो अनटिल पब्लिक नोटिस जब तक तुम ना दो तब तक तुम लायबल माने जाओगे, तब तक तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म हुई है ये अज्यूम नहीं किया जाएगा। तो ये जो भी पार्ट है ये आपका प्रोविजन का है। इसकी वजह से क्या हुआ, भले ही एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, बिकॉज एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स म्यूचुअल लायबिलिटी जॉइंटली सेवरली लायबल, तो तुम पे करोगे, तो पार्टनर्स के कांड के लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो इसीलिए एक्स इंसॉल्वेंट हो चुका है तो वाई इज लायबल टू द जेड, ये कंक्लूजन का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, इन द गिवन इंस्टेंस केसेस वाला, वहां से लेके यहां तक आप फैक्ट्स में लिख सकते हो, एंड यहां से लेके यहां तक आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो।
ठीक है, आई होप सो यू आर क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या किया है, एबीसी है, बिजनेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, एंड बी जो है वो एक्स्ट्रा और एक बिजनेस करता है एज अ डीलर ऑफ आयरन बार्स। ठीक है, आयरन बार का डीलर है। तो बी ने क्या कर दिया, यूजुअली आयरन बार का जो मतलब करंट मार्केट प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 350 रुपए, लेकिन बी ने पहले से ही 200 रुपए में बाय करके रखा था। अब 200 रुपए में बाय करके रखा था, मार्केट में उनको एज अ मतलब जो भी उनकी पार्टनरशिप फॉर्म है कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उसको तो मिल नहीं रहा था आयरन बार। तो बी ने बोला मैं दे देता हूँ, उसने जो दिया था वो 300 रुपए पे दिया। ठीक है, अब जो भी परचेज था हाई प्राइस 200 में उसने बाई कर दिया था और उसके बाद प्राइसेस हाइक हो गए। तो इसीलिए बी ने क्या कर दिया, क्या मतलब बी ने उनको वो आयन बास दे दिया। तो अब ये बात ये है कि उसने तो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 350 रुपए चल रहे थे तो 350 से दिया, बाय उसने 200 में करा था। तो क्या उसने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया था क्या उसको वो फर्म को वापस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये सवाल है। तो सेक्शन 16 पे बात की जाएगी, जो कि एक सीक्रेट प्रॉफिट के बारे में बताई जाती थी कि अगर पार्टनर ने कोई भी प्रॉफिट डिराइव किया है या तो प्रॉपर्टी की वजह से, बिजनेस कनेक्शन की वजह से, फर्म के नाम की वजह से, तो उसको वो प्रॉफिट जो भी किया होगा वो अकाउंट करके देना पड़ेगा टू द बिजनेस, करेक्ट। एंड हेंस जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया था वो ही इज अकाउंटेबल फॉर दैट। ये पूरा वैसे का वैसा सेक्शन कॉपी पेस्ट लिखा है, आपको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रांसफर ऑफ हिज इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में। अगर आप कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, तो क्या होता है। तो पहली बात, अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस अगर आपने सामने वाले को आपका पार्टनरशिप का इंटरेस्ट दिया है, तो जो सामने वाला बंदा होगा जिसको भी आपने ट्रांसफर किया होगा उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो बिजनेस में आके ताकझाकी करे, बिजनेस के बुक्स को इंस्पेक्ट करे, वो आके बिजनेस का मतलब बिजनेस के जो भी पार्टनर्स हैं उनको बताए कि ये ऐसे गलत कर रहे तुम, वो सही करो, ऐसा करो वैसा करो। ये कुछ भी बोलने की पार्टनर कुछ भी बोलने का राइट नहीं, वो चुपचाप से सिर्फ अपना शेयर ले और चुप बैठे, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कब होगा रे, ये ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस जो है वो डिसोल्यूशन पे चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ना वो बुक्स लेगा, ना इंटरफियर करेगा, ना इंस्पेक्ट करेगा, ना कुछ, सिर्फ चुपचाप से लो जो प्रॉफिट मिला है और चुप बैठो। लेकिन अगर पार्टनरशिप खत्म हो रही है ना, पार्टनरशिप बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो जो भी तुम्हारा एसेट का राइट तुमको मिलना चाहिए वो तुमको मिलना ही चाहिए। और उसके लिए तुम चाहो तुम तो जो भी तुम्हारा शेयर ऑफ प्राइस होगा वो तुम असर्टन करने का राइट रखते हो, और उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का भी राइट आप रखते हो, बिकॉज डिसोल्यूशन का टाइम आया है। बस खत्म, इतना ही बोला गया है सेक्शन नंबर 29 में। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा 31 के बारे में भी बताया है कि नया पार्टनर, ये इसको एज अ न्यू पार्टनर नहीं माना जाता, सिर्फ शेयर ट्रांसफर किया है न्यू पार्टनर करके, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इसीलिए वो ताका झाकी या मतलब किचकिच नहीं कर सकता पार्टनरशिप में, चुपचाप ले प्रॉफिट और बैठ चुपचाप से, यही है। आगे एलएलपी, एलएलपी के बारे में क्या लिखा है, ए एंड बी वेर द फ्रेंड्स, उन्होंने प्लान किया कि वो एक सेटअप करेंगे लोकेलिटी में, सुपरमार्केट के लोकेलिटी में अपना एक प्लांट, एंड दे वेर कंफ्यूज कि ट्रेडिशनली पार्टनरशिप करे या एलएलपी करे, तो उसका डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। अगेन इस पे मैं एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगी बिकॉज ये तुमको बहुत अच्छे से आता है। तो ये सारे पॉइंट्स आई गेस जो आपको समझ में आते हैं, और ये मैंने ही पढ़ाया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, एक सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड है जिसने मिस्टर ध्रुव को एज ए एम्प्लॉय रखा था, और उसके साथ एक अग्रीमेंट किया था कि भाई तू कस्टमर को जो है हमारे सॉलिसिट नहीं करके लेके जा सकता, कंपनीज एक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे कस्टमर को सॉलिसिट करके नहीं लेके जा सकता। और फिर बाद में जाके उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, कंपनी छोड़ दी सनमून टिम्बर लिमिटेड की, और अपना बिजनेस सेटअप कर दिया प्रोप्राइटरी, और जो भी सनमून प्राइवेट लिमिटेड के जो भी कनेक्शन थे, जो भी क्लाइंट थे, उन सबको उसने क्या कर दिया, सॉलिसिट कर लिया। अब उसके बाद जब सॉलिसिट किया तो आपको बताना है कि ये जो उसने कांड किया है, ये जो भी ब्रिच किया है उनके कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या ये लीगल प्रोविजन के बेसिस पे बताना है। आपके केस स्टडी में सब कुछ है, कॉर्पोरेट वेल पे क्वेश्चन है आपका ये, कि भाई देखो आप लिफ्ट अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा कि आप किसी भी इम्प्रॉपर यूज के लिए या फ्रॉड के लिए आप आपकी कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते।
दूसरी बात, आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मैं कहाँ क्लाइंट को चोरी कर रहा हूँ, चोरी तो कंपनी कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप पर्दे के पीछे देखा जाएगा कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट करके कि भाई देखो गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्नी का केस है, अगर पर्दे के पीछे देखा जाएगा कि क्या सच में वो कंपनी ने आपके कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रिज तो नहीं किया है ना, एंड देन आपको ये बताना पड़ेगा कि मिस्टर ध्रुव जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूजन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एके प्राइवेट लिमिटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, डॉक्ट्रिन है 36 करोड़ का। एके प्राइवेट लिमिटेड ने बोरो किया है 36 करोड़ फ्रॉम बीके फाइनेंस लिमिटेड, एंड एज पर मेमोरेंडम एके के पास सिर्फ 30 करोड़ की परमिशन थी। अगर आप मेमोरेंडम के बियॉन्ड चले गए तो आपके डॉक्ट्रिन लग गए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स लग गया कि भाई देखो आप आपके जो भी आपका पावर है उसके बियॉन्ड चले गए, तो बियॉन्ड पावर है तो रेटिफाई तो नहीं हो सकता, भले यूनानिमस शेयर होल्डर मतलब यूनानिमस कंसेंट की भी क्यों ना पास हो, 100% शेयर होल्डर्स आप बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी हो जाए, आप जो भी आपने मतलब आपने अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड है, तो आप रेटिफाई नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाओगे तब भी रेटिफाई नहीं करोगे। तो आपको ये बताना है कि अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स लगाते हो तो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी जो कि मेमोरेंडम ने दी है, तो ये लाइन दिखना चाहिए बस, होली ऑपरेटिव एंड वॉइड एंड इन ऑपरेटिव इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये इन ऑपरेटिव इन लॉ जो माना जाता है या बाइंडिंग नहीं होता कंपनी पे, ये लाइन जरूर लिख के आना, ये लाइन को देख के मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर आपके स्कोप एंड पावर्स के बियॉन्ड आप चले जाते हो तो चलेगा, लेकिन आप कभी कभी डिपार्ट करने की प्रोविजन मतलब ले सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब नेसेसिटी हो, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो उनको यही समझाना है कि एज पर गिवन फैक्ट, पहली बात 36 करोड़ बोरो करे 30 करोड़ की परमिशन होने के बाद, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, सीधी सी बात। तो ये लायबल तो है नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत फर्दर अगर रेमेडी देखा जाए फ्रॉम बीके के पर्सपेक्टिव से, देखो ये एके के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना लिखो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन रेमेडी कुछ तो हो भाई बीके के पास कि चलो ठीक है गलती करी है, गुनाह थोड़ी करा है कोई, गलती करी, गलती की थोड़ी बहुत सजा दो, थोड़ी बहुत माफी भी देनी चाहिए। तो जो थोड़ी बहुत माफी देनी चाहिए उसके लिए बोला जाता है कि भाई वो चाहे तो इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है, एंड वो ये बोल सकता है कि भाई 30 करोड़ दे दो, 30 की परमिशन थी 30 दे दो, 6 करोड़ हम बेयर करेंगे। तो उन्होंने वही समझाया है आप लोगों को। ये जो आंसर, अब ध्यान से समझना 2 मिनट के लिए मेरी बात, in the light of legal positions explained above, BK Finance Limited cannot enforce and said that thus no remedy is available against the company to recover. However, BK Finance Limited may take the actions against AK as if it is a personal liability of the directors to restore the borrowed funds, and hence वो जो है वो इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेंगे। अब ये जो जो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जो केस फाइल हो रहा है, ये कंपनी नहीं डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी केस फाइल होगा। वाई? बिकॉज डायरेक्टर्स ने भी लोन लिया है। तो आप क्या करो एज अ बीके, आप कंपनी पर तो नहीं बोल सकते कि भाई कंपनी पैसा दे, कंपनी बोलेगी वॉइड है, सीधा बात खत्म। लेकिन बीके क्या करेगा, बीके बोलेगा कि 30 करोड़ का परमिशन था, एटलीस्ट डायरेक्टर्स को उतना पे करने लगा, 30 करोड़ तो एटलीस्ट पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो लाइन है लास्ट वाला वो लिखना पड़ेगा, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, इतना देखो, इतना लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे। आगे एलएससी सिंगापुर की कंपनी है जिसका एक ऑफिस है पुणे में। तो आपको फॉरेन कंपनी है नहीं बताना है, ऑब्वियसली बात है फॉरेन कंपनी, क्यों? बिकॉज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज इन सिंगापुर, हैविंग अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया। डेफिनेशन लिखो, प्रोविजन लिखो, बात खत्म। डेफिनेशन प्रोविजन का पार्ट एंड वो फॉरेन कंपनी है तो कंक्लूजन का पार्ट, दैट्स इट। तो ये प्रोविजन हो गया, ये कंक्लूजन। इसमें आप फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर 4 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए आया तो मेहनत मत करना, 3 मार्क्स के लिए तो बिल्कुल मेहनत मत करना, 4 मार्क के लिए मेहनत करो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन में। एंड अगर 6 मार्क के लिए आया तो लिखना पड़ेगा, बट आएगा नहीं 6 मार्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सचिन ने 1000 kg ऑफ राइस अवॉर्ड करा है, कहा से? सौरभ से, 1.5 लाख में, एंड 3 महीने का क्रेडिट पे किया है। सचिन ने प्रोमिसरी नोट दिया है, सेम वॉज पेएबल आफ्टर 3 months। On the due date of the maturity, promissory note was dishonored। सौरभ ने बोल दिया, केस फाइल कर दिया कि भाई देखो मुझे जो भी पैसा आना था प्लस मेरा जो भी लीगल खर्चा गया है वो मुझे वापस करो। तो क्या ये सही है या गलत, आपको ये बताना है। सेक्शन 117 पे क्वेश्चन है कि प्रोमिसरी नोट जब मतलब डिसऑनर किया जाता है तब सामने वाले को कंपलसरी 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस जो भी पैसा जो भी रियलाइज हुआ है वो सारा देना पड़ेगा। तो वो बहुत सारा पैसा रिकवर करके ले सकता है। कौन कौन सा? जो भी उसका खर्चा हुआ, वो जो वो लीगली मतलब एडवोकेट का फी पे कर रहा है वो,
प्लस अलॉन्ग विद दैट अगर कभी कोई इंटरेस्ट लगेगा वो, और जितना भी पैसा उसको आना था वो, तो ये सारी चीजें उससे वसूली जाती है, यही उन्होंने समझाया है। इंटरेस्ट, उसके बाद जो भी सम एक्सचेंज था वो, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर के कंट्रीज के साथ, मतलब बाहर के लोगों के साथ या बाहर की करेंसी में अगर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसका जो नुकसान होता है वो भी, एंड जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो सारे रिकवर करने का राइट होता है। बस बात खत्म। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें। आगे लास्ट क्वेश्चन, ए परचेस्ड अ वॉच फ्रॉम बी एंड ही इशूड अ प्रॉमिसरी नोट कि भाई पेएबल ऑन डिमांड होगा, पेएबल ऑन डिमांड होगा, बट नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर पेमेंट वाज मेंशन, वी डिड नॉट प्रेजेंट ओनली। डिमांड पेमेंट ऑन डिमांड बोला था तो भाई प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, बिना प्रेजेंटमेंट का पैसा कहाँ से आएगा, और प्रेजेंट ही नहीं किया तो क्या पैसा पे होगा, पैसा नहीं पे हुआ तो क्या होगा, ये बात सर भी समझानी है। तो सीधी सी बात है, जब सेक्शन 64 के हिसाब से जब भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो वो जब पे किया जाता है तो वो प्रेजेंटमेंट में पे किया जाएगा, जब तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ तब तक वो लायबल नहीं होंगे, खत्म। डिमांड पेबल ऑन डिमांड था तो इसलिए लायबल नहीं हुआ। That's it। इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। आई होप सो आपको समझा होगा कौन सा पार्ट प्रोविजन, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा, कौन सा कंक्लूजन। एंड इसी के साथ ये सेशन सच में अब खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। अगर कुछ लगे इसी तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस करो, यही इसी में मैंने इंक्लूड भी कर दिया कि कैसे आपने सोचना है, कैसे आपने लिखना है, कैसे आपने प्रेजेंट करना है, और मार्क्स के हिसाब से चलना। प्लीज टेक केयर, बाय बाय। ये एक और वीडियो मैंने नीचे डाला है राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स वाला, प्लीज वो भी जरूर देख लेना। बाय बाय।